हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा जो मैं कल जो मैं पढ़ाया था उसमें मैं पार्ट 1 में आपको 10 इंपोर्टेंट सवाल दिया था। ठीक है, तो इसमें भी 10 तो नहीं है लेकिन 6-7 इंपोर्टेंट सवाल है। उसके बाद फिर पूरा फॉर्मूला है। इस लेसन में जितना सारा फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये सब फॉर्मूला देख रहे हैं, सारा मैं फॉर्मूला एक जगह जमा किया हूँ ताकि आपको बेनिफिट करे। ठीक है, तो उन सभी फॉर्मूलाज को आपको देखना है, लिखना है और उसको पढ़ना है, क्योंकि उसी फॉर्मूला के बेसिस पर आपका पूरा न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाया था। आई थिंक आपको वो समझ में भी आ गया होगा तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी फिलहाल जो कुछ बच रहा है इस लेसन में जो सब्जेक्टिव सवाल, आप लोग सब डिमांड करें सर अब सब्जेक्टिव बताइए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव तो बहुत पढ़ लिए हम लोग ने, तो ऑब्जेक्टिव तो होगा ही होगा, लेकिन सब्जेक्टिव भी धीरे धीरे आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, लागू कर रहा हूँ और लिख लिख के आपको प्रोवाइड कर रहा था कि आपको यहाँ पे बेनिफिट करे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और लगता है कि इसको इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको आप फोटो ले लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, और नहीं तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, डोंट वरी, लास्ट तक बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलने वाला है। तो यहां पर देखो क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहला सवाल यहां पे क्या है, विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो उत्तर देखिए इसका क्या बोलता है कि विद्युत परिपथ में लघु पतन को इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब तो समझ में आ गया कि शॉर्ट सर्किट मतलब जल जाना, जो ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता होता है ना शॉर्ट सर्किट। तो ये कब होता है ये बताना है। तो तब होता है जब परिपथ में लगे तारों के विरुद्ध विद्युत रोधी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि जो विद्युत रोधी जो परत है अगर वो टूट जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तब क्या होगा, दो तार आपस में क्या होता है, संपर्क में आ जाता है। तो दो तार जब आपस में संपर्क आ जाता है तो इसके कारण आपका क्या होता है, विद्युत परिपथ में क्या होता है, लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। और याद रखना शॉर्ट सर्किट मतलब यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि दो जो तार होता है ना, ठंडा गर्म का जो तार होता है वो आपस में टच हो जाना, संपर्क में आ जाना, जिसके कारण क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है। फिर आप देखते हैं फ्यूज वगैरह शॉर्ट सर्किट होता है, आपका लाइट वाइट जो भी है तार वगैरह जल जाता है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। आग भी लग जाता है ना, देखे होंगे ऐसा हादसा वगैरह भी ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट सवाल आपका है कि अतिभारण क्या है। अतिभारण क्या है, सवाल बोलता है कि अतिभारण तब होता है जब विद्युत उपकरण चालक की सुरक्षा सीमा से अधिक धारा खींचने लगता है। यानी कि अतिभारण का मतलब हुआ कि अतिभारण जब होता है तब जब विद्युत उपकरण, यानी कि जो उपकरण जो घर में लगा हुआ है, जैसे कि बल्ब हो गया, टीवी, फ्रिज वगैरह जो भी है, तो जब विद्युत उपकरण चालक तार की सुरक्षा सीमा से, यानी कि जो चालक वाला जो तार लगी हुई है वहां पे, यानी कि तांबा का तार हो या एल्युमिनियम का जो तार लगी हुई है, तो उस चालक तार की सुरक्षा सीमा से कितना उसका सहने की क्षमता, उससे अधिक धारा खींचने लगता है, तब क्या होता है, अति भारण होता है, यानी कि ओवरलोडिंग। इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में ओवरलोडिंग, है ना। अति भारण क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं, याद आएगा ना, ओवरलोडिंग भी इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो अतिभारण यानी कि ओवरलोडिंग कब होगा, जब जो विद्युत उपकरण में जो लगा रहेगा सामान, चालक की तार की सुरक्षा सीमा से ज्यादा धारा खींचने लगता है, तब होता है ओवरलोडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है दिष्ट धारा के कुछ स्रोत का नाम। दिष्ट धारा बोलते हैं डीसी, जो कि आपको नेक्स्ट वाले में पढ़ना था, लेकिन इसमें सवाल था डीसी बोलते हैं डिष्ट धारा। डिष्ट धारा का स्रोत है तो एक सेल होता है, सेल जो बैटरी होता है ना उसमें सेल रहता है, उस जो बैटरी होता है ना उसी को उसमें डिष्ट धारा बहता है, यानी कि डीसी धारा बहता है। और एक डीसी जनित्र होता है, जनरेटर जिसको बोलते हैं ना, डीसी जनित्र। नेक्स्ट आपका है विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है। प्रतिरोध तो समझ गया है, पिछला वीडियो में आपको बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है। तो बोल रहा है विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है। आंसर क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, विद्युत प्रतिरोध जो होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब रोकता है। समझ में आया, यानी कि कोई पदार्थ अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होने देता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। जैसे अभी आप पढ़े थे पिछले वीडियो में कि श्रेणी क्रम को कहाँ लगाते हैं, एमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में। क्यों लगाते हैं, क्योंकि एमीटर का जो प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसलिए तो लगाते हैं उसको एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं।
तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए समांतर क्रम में लगाते हैं, वो रोकेगा। और नहीं अगर अगर समांतर यानी कि जो घर का जो वायरिंग होता है उसमें अगर हम एमीटर लगा देंगे तो पता क्या होगा, एमीटर अगर उसमें लगा देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रतिरोध तो कम है उसका तो प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो इससे क्या होगा मतलब आपका जो उपकरण वगैरह है वो सब फ्यूज होने के डर है। तो इसमें यही बोला कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, रोकता है, उसको विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चलो नेक्स्ट देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में जो घरेलू जो होता है ना विद्युत परिपथ, जो घरेलू जो लाइन होता है, वायरिंग होता है, उसमें विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल कि समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। आंसर देखो कि घरेलू विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने का कारण यह है कि ऐसा करने से सभी उपकरणों को एक ही साथ विभवांतर मिलता है। विद्युत मतलब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि जितना सारा उपकरण लगा होता है, उपकरण मतलब लाइट वैट जो भी है वो लगा रहेगा, उन सभी को एक ही साथ विभवांतर मिलेगा, एक साथ विभवांतर मिलेगा तथा प्रत्येक उपकरण को स्वतंत्रता पूर्वक चालित या बंद किया जा सकता है। यानी कि हर उपकरण को अलग अलग से बंद कर सकते हैं समांतर क्रम में। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है। श्रेणी क्रम में एक बार स्विच बंद करेंगे सब बंद हो जाएगा, लेकिन समांतर क्रम में एक स्विच बंद करें तो सब बंद नहीं होगा। एक स्विच के लिए अलग लाइट के लिए अलग स्विच, अलग फैन के लिए अलग स्विच, है ना, अलग टीवी के लिए अलग स्विच रहता है, तो हर के अलग अलग स्विच रहता है, सबका स्विच अलग होता है। वही बोलता है प्रत्येक उपकरण, जितना उपकरण बल्ब, टीवी, फ्रिज ऐसे जो भी है, प्रत्येक उपकरण को स्वतंत्रता पूर्वक चालित कर सकते हैं, चला सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जिसको बंद करना बंद कर देते हैं और जिसको चलाना चलाते हैं। तो आप सोचिए घर में कौन सा किस क्रम में जोड़ते हैं? तो जाहिर सी बात घर में हमको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे नहीं याद होता तो ऐसे याद रख लो कि समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि घर में जो स्विच वगैरह जो यूज करते हैं, अलग अलग उपकरण यूज करते हैं, उन सभी उपकरण को स्वतंत्र यानी कि फ्रीली हम उसे जब मर्जी तब उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऐसा में अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक बार लाइट जलाएंगे और घर में 10 लाइट जला तो 10 लाइट एक बार जलेगा, बंद होगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। 10 फैन, एक फैन हमकी जरूरत पड़ेगा और एक स्विच दबाएंगे 10 फैन है तो 10 फैन चलेगा। तो इस तरह क्या होगा, ऊर्जा का हानि होगा ना, जो बिजली है हानि होगा, आपकी जो यूनिट है वो ज्यादा उठेगा। तो वही यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, समांतर क्रम का इस्तेमाल करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल आपका है, टंगस्टन के उच्च गलनांक का निम्न प्रतिरोधकता के क्या लाभ है? आपको पता है टंगस्टन के उच्च गलनांक, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। इसी तरह से हम लोग फ्यूज में भी लगाते हैं, फ्यूज में भी जो लगाते हैं फ्यूज का भी गलनांक ज्यादा होता है और प्रतिरोध उसका भी कम होता है, ठीक है। गलनांक फ्यूज में ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है, गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उसका ज्यादा रहता है। जैसे देखो यहाँ पे उच्च गलनांक के कारण या बिना गले 2700 डिग्री का श्वेत ताप प्राप्त कर सकता है तथा निम्न प्रतिरोधकता के कारण उच्च प्रतिरोध के लिए इसे पतले एवं लंबे फिलामेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यानी कि उच्च गलनांक के कारण जो है ना, या बिना गले, अगर गलनांक कम हो जाएगा तो गल जाएगा ना, इसीलिए उसका जो बल्ब का जो आपको जो रोशनी जो मिलता है उसका ताप कितना आता है, 2700 डिग्री सेल्सियस से ताप बल्ब में जाता है, इतना हीट होता है कि उससे रोशनी निकलने लगता है। यानी कि बल्ब से जो हमको लाइट मिलता है, कैसे मिलता है, वो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ वहां पे जल रहा निकल रहा, इतना हीट हो जाता है उसका टंगस्टन जो है, इतना हीट होता है 2700 डिग्री सेल्सियस, सोच रहे कितना हीट होगा, इतना हीट हो जाता है उसके जिसके कारण आपको लाइट प्रदान होता है। तो ही बोल रहा है 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत ताप प्राप्त होता है तथा निम्न प्रतिरोधकता के कारण, जो प्रतिरोध कम क्यों है, तो कारण उच्च प्रतिरोध के लिए इसे पतले और लंबे फिलामेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। यानी कि निम्न प्रतिरोधकता जो कम होने के कारण जो है ना, टंगस्टन का प्रतिरोधकता कम होने के कारण उच्च प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इसे पतले और लंबे फिलामेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आप देखेंगे बल्ब में जो टंगस्टन रहता है, यानी कि बल्ब कौन सा, कांच वाला जो बल्ब रहता है, उसमें देखेंगे पतले लंबे सा तार रहता है, वही आपका फिलामेंट होता है। ये देखो क्या बोलता है सवाल नेक्स्ट है कि फ्यूज क्यों लगाया था। बहुत अच्छा सवाल है, फ्यूज क्यों लगाया था। फ्यूज जो शीशे और टिन का बना, बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल है। फ्यूज जो है शीशे और टिन का बना होता है। ये सवाल भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि फ्यूज किसका बना होता है, शीशा और टिन का।
से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक, देखो गलनांक कम रहता है और पतला तार होता है जो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने वाली हानि से बचाता है। तो अगर आपके घर में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो मान लो एक बोर्ड शॉर्ट सर्किट हुआ तो सभी बोर्ड वाला क्या होगा, बच जाएगा, क्योंकि घर में समांतर क्रम है। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में लगा दिए तो एक तो फ्यूज होगा, पूरा पूरा घर जितना उपकरण सारा का सारा फ्यूज हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो हम फ्यूज अगर लगाएंगे तो मेरा एक ही जगह का बेकार होगा लेकिन और सबका बच जाएगा। तो ही बोल रहा है कि फ्यूज जो है ना शीशे और टिन का बना होता है और इसका गलनांक क्या होता है, कम रहता है, प्रतिरोध उच्च रहता है, जो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने वाली हानि से बचाता है। और बोलता है कि इसे परिपथ में इसलिए लगाया जाता है, सवाल बोला क्यों लगाया जाता है फ्यूज में, तो बोल रहा परिपथ में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह स्वतंत्र स्वयं पिघल जाता है। परिपथ में इसलिए क्योंकि वह क्या होता है, स्वयं पिघल जाता है, जिससे तारों तथा विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचता है। यानी कि इस तरह से आपका फ्यूज है तो क्या होता है ना, यहाँ पे एक तार लगाता है ना पतला सा, तो ज्यादा अगर वोल्टेज आएगा तो गलनांक तो इसका तुरंत कम है, गलनांक क्या होगा, कम जाएगा, तुरंत गल जाएगा। गलेगा ये क्या होगा, तो ये कनेक्शन क्या होगा, टूट जाएगा। कनेक्शन क्या होगा, टूट जाएगा। कनेक्शन जैसे टूटेगा तो क्या बोला, स्वयं पिघल जाता है, जिससे तारों तथा विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी? तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस जो भरी जाती है तो क्यों भरी जाती है। तो यहाँ देखो, यदि विद्युत बल्ब में लगे फिलामेंट जिसको तंतु बोलते हैं से हवा की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, अगर गैस मतलब निष्क्रिय गैस नहीं भरे उसमें, जो हवा रहता है, जो नेचुरल हवा रहती है उसी हवा को उसी रहने दें, और अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हवा के ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन जो है ना उससे ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, भंगुर हो जाएगा, होकर टूट जाएगा। समझे, यानी कि विद्युत बल्ब में अगर निष्क्रिय गैस नहीं भरेंगे तो हवा में जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीकृत हो जाएगा और भंगुर होकर टूट जाएगा। इसलिए फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए बल्ब के अंदर की हवा को निकाल लेते हैं और निष्क्रिय गैस भरते हैं। क्योंकि अगर बल्ब के अंदर की हवा को अगर नहीं निकालेंगे और ऐसे ही मतलब जलाएंगे तो भंगुर हो जाएगा और फिलामेंट टूट जाएगा। जब फिलामेंट ही टूट जाएगा तो जलेगा क्या, क्योंकि फिलामेंट का ही तो ताप होता है 2700, अच्छा यहाँ पे 2700 डिग्री सेल्सियस दे रहा, कहीं कहीं 3000 रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड रहता है, 3000 के आसपास भी रहता है। तो फिलामेंट को टूटने से बचाता है, इसके अंदर हवा को निकाल लेता है, इसलिए निष्क्रिय गैस इसमें भर देते हैं। तो आया समझ में, हम इस बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं, रटना नहीं है, समझना है इसको। ठीक है, बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं, इसलिए भरते हैं क्योंकि बल्ब को अगर हवा की उपस्थिति में अगर जलाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो ऑक्सीजन जो है हवा में वो ऑक्सीकृत हो जाता है, और इससे क्या होगा, जो टंगस्टन होगा, फिलामेंट जो होगा वो भंगुर होकर क्या जाएगा, टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो रोशनी मिलेगी, नहीं मिलेगी रोशनी ना। तो इसलिए फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए बल्ब के अंदर की हवा को निकाल लेते हैं और निष्क्रिय गैस भर देते हैं। अब देखो एक सवाल यहाँ पे, मैं देखो बल्ब बना हूं लेकिन टेढ़ा बन रहा होगा, मैं इस तरह से सीधा दिखाता हूँ तो कोई खास नहीं बना। सवाल यहाँ पे आपको बहुत बार एग्जाम में आता है कि विद्युत बल्ब का एक स्वच्छ नामांकन चित्र बनाना है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेना बल्ब बनाने का। एग्जाम में बहुत बार आया है सवाल बल्ब का नामांकन चित्र बनाने के लिए। और कौन सा, कांच वाला बल्ब बनाना है, ये वाला एलईडी बल्ब नहीं बनाना है। ठीक है, कांच वाला बल्ब बनाना है, तो कांच वाला बल्ब बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे टर्मिनल है जो प्लस माइनस हो जाता है, जहाँ पे तार सटता है। ये आपका फिलामेंट यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी हुई, तो लिख सकते हैं ये शीशा आपका साइड वाला। तो समझ में आ गया ये सवाल। अब मैं आपको बताता हूँ विद्युत धारा में जो इम्पोर्टेंट आपका था फॉर्मूला, ये देखो। और सभी को इसका तो मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा, लेकिन आप लोग नोट करना, पीडीएफ रखना ही, मोबाइल में रखने से नहीं काम चलेगा, नोट करने से काम चलेगा। ठीक है, पीडीएफ ये क्या है, देखो विद्युत धारा बराबर जानते हैं आवेश बटा समय होता है। विद्युत धारा को आई बोलते हैं, यानी कि आवेश को क्यू बोलते हैं, समय को टी बोलते हैं ना। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, ये भी एक फॉर्मूला अपने आप में। उसी तरह से जब क्यू निकालना है तो आई टी से क्या होगा, गुना हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। और अगर आई निकालना है तो टी आ जाएगा नीचे, तो एक भी एक फॉर्मूला। यानी कि तीनों आपस में क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। मेन फॉर्मूला आपका ये जो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे जो घेर दिया, बॉक्स बनाया, ये मेन फॉर्मूला, इसी से ये तीनों फॉर्मूला बने हैं। नेक्स्ट है देखो विभवांतर, जिसको बोलते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। ठीक है, तो एक आवेश को लाने में, दूर से आनंद से आवेश को लाने में कितना कार्य किया था, वही तो विभवांतर कहलाता है ना। डिफिनेशन तो वही है इसका है, यानी कि W बराबर V बराबर W बाई क्यू। अब W अगर निकालना है तो देखो V Q क्या जाएगा, गुना हो जाएगा आपस में, है ना। अच्छा, आप पता है यहाँ पे Q बराबर क्या लिखे, अभी हम IT लिखे, तो यहाँ जो Q है इसके जगह पे हम IT लिख सकते हैं, जी जरूर लिख सकते हैं, Q बराबर IT। तो देखो W बराबर क्यू आई टी भी एक फॉर्मूला आपस में ये भी बनता है, एक फॉर्मूला आपस में ये भी बनता है। और इसी तरह से जब ये हमको Q निकालना है तो भी नीचे आ जाएगा,
देखो Q निकालेंगे तो V नीचे आ जाएगा, W/V, एक फॉर्मूला ये बनता है। अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला और बनेगा आपस में, तो ये भी फॉर्मूला है। अच्छा एक फॉर्मूला और बनेगा जो W बराबर, देखो W बराबर कहाँ गया, ये है ना VIT है, VIT। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आपको पता है, V बराबर IR होता है कि नहीं होता, ओम का नियम में होता है, अभी हम आगे बताने वाले हैं। V बराबर IR होता है, तो V के जगह पे हम जो है IR लिख दिए। देखो V था ना यहाँ पे V, यहाँ पे लिख दिया IR, तो I मिलकर I² हो गया RT। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, याद रखना सारा फॉर्मूला, ये सब रिलेशन के हिसाब से सेट करते हैं। अच्छा ये तो पता आपका है कि श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला सीधा सीधा जोड़ देते हैं। S बोले तो श्रेणी क्रम मतलब सीरीज, और P बोले तो पैरेलल, ठीक है। तो ये समांतर क्रम का फॉर्मूला, इससे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला याद रहेगा। अब देखो ये आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको पता है, V बराबर IR, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार ये, ठीक है। एग्जाम में इस सवाल में आपको बहुत ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, जब हार्ड सवाल करना होता तो, लेकिन अब तो ये सब सवाल आपके लिए हार्ड नहीं होगा, मेरे ख्याल से बहुत इजी बना होगा, बिकॉज बहुत बार मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ और आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। तो जो पहली बार आए तो उनको थोड़ा सा लग रहा होगा। V बराबर IR फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको पता है V बराबर अब कैसे बना, वो तो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताया हूँ पहले, ठीक है। V बराबर IR, अब देखो जब I निकालना है तो R आ जाएगा नीचे, V/R, है ना। और जब R निकालना है तो I आ जाएगा नीचे, V/I। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, ये भी फॉर्मूला बनता है। अब रिलेशन के हिसाब से आपको देखना है कि अगर सवाल में I दिया रहे, विद्युत धारा दिया रहे, प्रतिरोध दिया रहे, अब बोले कि वोल्ट विभव निकालो या विभवांतर निकालो, तो ये फॉर्मूला बैठा देना है। अगर सवाल में विभवांतर या प्रतिरोध दिया रहे तो I निकाल लेंगे, अगर विभवांतर और धारा रहे तो R प्रतिरोध निकालेंगे। तो ये सब रिलेशन आपको खुद देखना है कि कौन सा रिलेशन कौन सा फॉर्मूला सेट करेगा। ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब सबसे बड़ा यहाँ पे शक्ति वाला फॉर्मूला, जो बहुत लंबा, काफी लंबा टाइप के यहाँ पे आता है और बहुत तरह के फॉर्मूला बनता है। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये समझो, P बराबर W/T, ये फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। यहाँ से W निकालना है तो PT गुना कर लेंगे, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, है ना, अपने आप में एक फॉर्मूला। अच्छा यहाँ से एक और फॉर्मूला चाहो तो बना सकते हो, T बराबर निकाल सकते हो। T बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, तो T निकालें तो W/P हो जाएगा, है ना। जब T निकालेंगे तो P नीचे आ जाएगा, एक फॉर्मूला आपको ये भी कहीं ना कहीं बन जाएगा। अच्छा यहाँ देखो P बराबर W/T, W का फॉर्मूला भी पढ़े थे, W बराबर, देखो W बराबर निकाले थे भैया I²RT, निकाले थे ना, W बराबर I²RT, तो W बराबर यहाँ पे रख दिए I²RT, और TT कट गया तो क्या बचा, I²R, एक फॉर्मूला आपका ये बना। तो P का एक फॉर्मूला ये, अगर आपका सवाल में विद्युत धारा दिया रहे और प्रतिरोध दिया रहे, अब बोले कि उसका शक्ति निकाल, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठा देना है, ठीक है ना। चूंकि अब देखो विद्युत, अब यहाँ से कहाँ से लाइएगा, यहाँ तो W कार यहाँ समय, तो यहाँ दे रहा विद्युत धारा प्रतिरोध देगा, तो कैसे लाइएगा, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इससे ये बना, इससे फिर ये बन गया। इसी से देखो आपको पता है जो I² है ना, I² को हम लिख दिए 2 बार, I, चूंकि I² मतलब 2 बार R, I, तो I लिख दिए। और IR का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, VR, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो जो IR है ना, इसके जगह पे हम रख दिए V और I, तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, ठीक है। P बराबर VI, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। फिर देखो I की जगह पे फॉर्मूला होता है V/R, I बराबर होता है ना, V/R होता है ना जी, तो हम I की जगह पे रख दिए V/R, अब V मिलकर क्या होगा, V²/R, तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है। सवाल में अगर विभवांतर दिया रहे, प्रतिरोध दिया रहे, शक्ति बोले तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। विभवांतर दिया रहे, विद्युत धारा रहे, शक्ति बोले तो ये निकाल लेना है। जैसे बोलेगा उस रिलेशन को यहाँ पे सेट करना है, रिलेशन को देखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझो जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोवाट में 36,000 इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल होता है, 36 लाख। तो एक ऐसे भी सवाल ऑप्शन में दिया रहता है 36 लाख, लेकिन जब मानक रूप में रहेगा तो ऐसे रहेगा। हम इसको 36 को ऐसे ले सकते हैं, 36 गुना 10⁵, और यहाँ पे 36 को लिख दे 3.6। तो आपको पता है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, छोटा सा 36 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुना 10, क्यों नहीं, बिकॉज 0 पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट का 1 होता है कि पॉइंट काटेंगे तो 10 होगा, और ये जब गुना 10 है तो कट जाएगा गुना होके, तो 36 से बचेगा, है ना। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 36 को हम ऐसे लिख लिया, 1 0 बढ़ेगा ना यहाँ पे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, ये भी याद रखना, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ मात्रक मैं लिख दिया हूँ, इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले ही लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पीडीएफ तो मैं भेजूंगा ही। देखो विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। आवेश कैसे मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। और विभवांतर इसको V से दर्शाते हैं, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का तो जानते ही हैं, बचपन से ओम होता है। और समय का तो यहाँ पे शायद सेकंड होता है ना, चूंकि बना रहते हैं। अच्छा, कार्य, ऊर्जा, जूल, तीनों का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, तीनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये ऐसा मात्रक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो देखा जाए तो आपका क्लियर हो गया।
तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका पीडीएफ कैसे लेंगे आप लोग। देखो यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, टेलीग्राम, और वहां पे सर्च करना ए ऑनलाइन सोल्यूशन पीडीएफ, ठीक है। ए ऑनलाइन सोल्यूशन पीडीएफ, वहां पे शायद 2 ग्रुप आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो जो ग्रीन टैप का रहेगा ना, ग्रीन टैप का, वहां पे लिखा रहेगा ए ऑनलाइन सोल्यूशन, तो इसमें ज्वाइन होना, ठीक है। और एक और पीडीएफ का ग्रुप है, डिस्कस का ग्रुप है, ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2000, ये डिस्कस का ग्रुप है। तो ये जो ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 में जो लोगो लगा हुआ है ना, वही लोगो इसमें भी लगा रहेगा, ठीक है। दोनों में सेम लोगो लगा हुआ है, जो लोगो ए ऑनलाइन सोल्यूशन का वो सेम लोगो दोनों में लगा हुआ है। तो जो लोगो इसमें वही लोगो इसमें, और एक पहले वाला आ जाएगा, वो मतलब पुराना है, वो सब पुराना था, ठीक है। तो इसमें आप ज्वाइन हो जाओ, है ना। ज्वाइन होने के बाद आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहां पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी है ना, समझ में आया आप लोग को? आप लोग सभी लोग इसको कॉपी पर नोट करना पीडीएफ लेकर के, ओके। और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, जहां तक हो पा रहा मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, और आपसे भी जहां तक हो पाए चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसको सेंड कीजिए, और उसको भी सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेंबर बढ़ाइए यहाँ पे, है ना, ताकि थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा मन अच्छा लगे कि मैं आप लोग को और अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊं। तो लाइक वाइक जो नहीं किए लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ओके। तो चलो वीडियो को करता हूँ यहाँ पे एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।